नमस्कार बच्चों। आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 10th हिंदी की हमारी वर्कशीट नंबर 38 यानी कार्यपत्रक संख्या 38 को। यह हमारी 6 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट रहेगी और आज की इस वर्कशीट में हम क्षितिज भाग 2 के अपने पाठ बाल गोविंद भक्त को पढ़ने वाले हैं। बाल गोविंद भक्त ये पाठ एक रेखा चित्र है। अब ये रेखा चित्र क्या होता है? रेखा चित्र साहित्य की एक विधा होती है, जैसे कहानी होती है, उपन्यास होते हैं, ऐसे ही रेखा चित्र होते हैं। रेखा चित्र एक तरीके से रेखाओं अर्थात शब्दों से किसी व्यक्ति का चित्र खींचना, और ये इतने अच्छे तरीके से चित्र खींचा जाता है कि ऐसे लगता है कि उस व्यक्ति का व्यक्तित्व हमारी आंखों के सामने तैरा है या फिर वो व्यक्ति हमारे सामने बैठा है। यानी कम से कम शब्दों में किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का सजीव वर्णन करना रेखा चित्र कहलाता है। इस पाठ में बाल गोविंद भक्त के विलक्षण व्यक्तित्व की बात की गई, उनके व्यक्तित्व की विशेषताओं का वर्णन किया गया। साथ ही साथ इस पाठ में ग्रामीण जीवन की झांकी भी देखने को मिलती है, क्योंकि बाल गोविंद भक्त एक गांव में रहते थे, तो उनके वर्णन के साथ साथ आसपास का जो परिवेश है उसका भी बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया गया। साथ ही साथ इस पाठ के लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने सामाजिक रूढ़ियों के ऊपर भी करारा प्रहार किया है। उस समय की जो सामाजिक कुरीतियां थी, जो सामाजिक बुराइयां थी, उनके ऊपर भी करारी चोट की गई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। तो यहाँ पर बाल गोविंद भक्त है, उनके व्यक्तित्व की बात की गई। व्यक्तित्व मतलब जनरली हम ये समझते हैं साधारण तौर पे, व्यक्तित्व मतलब पर्सनैलिटी। यानी हमने सूट बूट पहन लिया, टाई वाई लगा ली, परफ्यूम लगा लिया, बन गई हमारी पर्सनैलिटी। लेकिन वास्तव में पर्सनैलिटी ये नहीं होती। पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि हम अंदर से कैसे दिखते हैं, हम हैं कैसे, वास्तव में कैसे। जो हम दिखने की कोशिश करें वो दिखावा करें, लेकिन है कैसे वो हमारा व्यक्तित्व होता है। हमारे साथ जो लोग जुड़ते हैं, आपके साथ आपके फ्रेंड्स रहेंगे, आपके रिलेटिव रहेंगे, जो आपका लंबे समय तक साथ देंगे, वो आपके सूट बूट को देख करके साथ नहीं देंगे। वो आपका साथ देंगे आप हो कैसे, आपका स्वभाव कैसा है, आपके गुण कैसे हैं, आपके व्यक्तित्व की विशेषताएं कौन सी है। वो आपको स्थायी तौर पर आपके मित्र देंगे, आपके रिश्तेदार देंगे, आपका साथ देने वाले देंगे। जो लोग आपके बाहर से देख करके जो जज करेंगे, जो साथ देंगे, वो थोड़ी ही दूरी तक आपका साथ देने वाले। तो व्यक्तित्व है, उसका मतलब है कि हम अंदर से कैसे हैं, उसको निखारिए। जितना ज्यादा हमारा व्यक्तित्व निखरेगा उतना ही हमारा जीवन भी निखरेगा, उतनी हमारे जीवन में खुशियां आएगी। हमारी जो खुशियां हैं वो निर्भर करती है हमारे अंदर से। हम अंदर से कैसे हैं, कैसे सोचते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमें बाहर भी दिखाई देगा। ओके, यानी कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि दिखाई देगी। दृष्टि है वो हमारी सही होनी चाहिए। अगर हमारी दृष्टि सही है, हमारी सोच सही है, तो हम सही तरीके से जीवन में आगे बढ़ पाएंगे और खुशियां न केवल अपने जीवन में आएगी बल्कि दूसरों के जीवन में भी हम खुशियों को फैला पाएंगे। और वास्तव में खुशियां ईश्वर देता है, और ईश्वर है वो चित्र में नहीं बसता बल्कि चरित्र में बसता। तो अपना चरित्र है वो साफ होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं हम बाल गोविंद भक्त की। तो बाल गोविंद भक्त एक मंझोले कद के गोरे चिट्टे आदमी थे। मंझोले मतलब ना ज्यादा ऊंचे कद के थे, ना ज्यादा छोटे कद के थे, बीच के कद के थे, गोरे चिट्टे आदमी थे। 60 के ऊपर के ही होंगे, देखने में ऐसे लग रहा था कि वो 60 वर्ष से ऊपर की आयु हो रही होगी उनकी। बाल उनके लंबे थे, लंबी दाढ़ी या जटाजूट तो नहीं रखते थे। बाल लंबे थे लेकिन लंबी दाढ़ी नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका चेहरा सफेद बालों से जगमग किए रखता था। यानी कि सफेद बाल होते थे उनके चेहरे के ऊपर, लेकिन इतनी लंबी दाढ़ी भी नहीं होती थी। कपड़े बिल्कुल कम पहनते थे। कमर में एक मात्र लंगोटी है वो पहनते थे, और सर में कबीर पंथियों की सी एक कनपटी टोपी पहना करते थे। यानी कि ऊपर, कमर से ऊपर है वो कुछ नहीं पहनते थे। जब जाड़ा आता था, जाड़ा मतलब जब सर्दी आती थी, जब सर्दी आती थी तो एक काली कमली ऊपर से ओढ़े रहते थे, और मस्तक पर हमेशा चमकता हुआ रामानंदी चंदन का एक तिलक है वो लगाए रखते थे, जो नाक के छोर से ही औरत के टीके की तरह शुरू होता था, और गले में तुलसी की जड़ों की एक बेडोल माला बांधे रहते थे। यानी कि तुलसी की जड़ों की माला होती थी, हालांकि वो बहुत तरतीब के साथ, बहुत अच्छे तरीके से नहीं बांधी होती थी। यानी बिल्कुल साधारण तरीके से, जिसको हम कहें कि देशी तरीके से रहते थे। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं था कि लोग क्या सोचते हैं, उनको जो अच्छा लगता था वो सब कुछ वो करते थे। ऊपर की तस्वीर से हम ये नहीं मान सकते कि बाल गोविंद भक्त साधु थे। हालांकि ऊपर की तस्वीर अगर बताई जाए तो उससे तो यही लगेगा कि वो साधु थे, लेकिन वो वास्तव में साधु नहीं थे। वो गृहस्थ थे। गृहस्थ मतलब अपने परिवार के साथ वो रहते थे। उनकी गृहिणी की तो मुझे याद नहीं, यानी लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी ने उनकी गृहिणी को नहीं देखा है, या उनको अच्छे से याद नहीं है कि उनकी गृहिणी कैसी थी, उनकी पत्नी कैसी थी। लेकिन उनके बेटे और पतों को तो उन्होंने देखा था। थोड़ी खेतीबाड़ी भी थी, यानी कि थोड़ी बहुत उनके पास जमीन थी जिसमें वो खेतीबाड़ी किया करते थे। एक अच्छा साफ सुथरा मकान भी था, किंतु खेतीबाड़ी करते और परिवार रखते भी
ये सब करते हुए, यानी कि वो खेती भी करते थे, परिवार के साथ भी रहते थे, लेकिन फिर भी वो साधु थे। यानी साधु की सभी परिभाषाओं पर वो खरा उतरने वाले थे। यानी जो साधु में, एक संत में जो गुण होते हैं, वो सभी गुण थे इन्हीं बाल गोविंद भक्त के। कबीर को वो साहब कहते थे, कबीरदास जी को साहब कहा करते थे, और उन्हीं के गीतों को वो गाया करते थे और उन्हीं के आदेशों पर चलते थे। यानी कि वो कबीरपंथी थे, कबीरदास जी में उनका अटूट विश्वास था और उनको वो साहब मानते थे और उन्हीं के गीतों को गाते थे और उन्हीं के आदेशों पर वो चला करते थे। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, यानी कि जो चीज़ थी वो स्पष्ट कहते थे, किसी के साथ पीठ पीछे कुछ नहीं बोलते थे। तो वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा व्यवहार रखते थे, किसी से भी दो टूक बात करने में संकोच नहीं करते थे। यानी कि जिसको जो कहना होता था वो सीधे तौर पे बोलते थे, घुमा फिरा करके बात कहने की उनकी आदत नहीं थी। न किसी से वो खाम खा झगड़ा मोल देते थे, बिना बात का वाद विवाद नहीं करते थे, किसी की चीज नहीं छूते और न बिना पूछे व्यवहार में लाते थे। यानी जैसे साधु के लक्षण होते हैं वो सभी लक्षण बाल गोविंद भक्त में थे। इस नियम को कभी कभी इतनी बारीकी तक ले जाते थे कि लोगों को कुतूहल होता था, कि मतलब कई बार तो वो इतनी ज़्यादा इन चीज़ों को गंभीरता से ले लेते थे कि बाकी लोगों को हैरानी होती थी कि ये व्यक्ति है जो गृहस्थ भी है, जो खेती बाड़ी भी करता है, फिर भी एक साधु की तरह कैसे रह लेता है। कभी वह दूसरों के खेत में सोच के लिए भी नहीं जाते थे। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ें साहब की थी। यानी वो गृहस्थ थे लेकिन वो मानते थे कि जो कुछ भी उनके घर में, जो कुछ भी उनके पास है, वो सब कुछ साहब का है, मतलब कबीरदास जी का है। जो कुछ खेत में पैदा होता था, जो भी अनाज पैदा होता था खेत में, जो भी फसलें पैदा होती थी खेत में, तो सिर पर लाद कर सबसे पहले वो उसे साहब के दरबार में ले जाते थे। उनके घर से 4 कोस दूर पर था एक कबीरपंथी मठ, यानी कि उसे वो साहब का दरबार कहते थे। तो सबसे पहले वो वहाँ पर लेकर के जाते थे, उसके बाद वो अनाज, वो फसल उनके घर में पहुँचती थी। वह दरबार में भेंट रूप रखकर दिया गया जो प्रसाद के रूप में जो भी उन्हें मिलता था वह उसे घर लाते और उसी से वो अपना गुजर बसर, अपना जीवन यापन चलाते थे। तो ये तो बात हुई बाल गोविंद भक्त की। अब इसी पर आधारित कुछ प्रश्न है जिनको हमें हल करना है। उससे पहले हमें समझना कि ये रेखा चित्र होता क्या है। तो रेखा चित्र कहानी से मिलता जुलता एक साहित्य का रूप होता है, एक साहित्य की विधा होती है। और यह जो नाम है रेखा चित्र, ये अंग्रेजी के स्केच शब्द की तरह ही है। यानी कि स्केच शब्द है, जैसे इंग्लिश भाषा की बात करें तो उसमें स्केच शब्द होता है, उससे ये लिया गया। तो तौल पर गढ़ा गया, इसमें स्केच मतलब उसको बोलते हैं चित्रकला। तो इसे चित्रकार कुछ इन्हीं गिनी रेखाओं से व्यक्ति या दृश्य की या किसी वस्तु को अंकित करते हैं। जैसे जो स्केच होता है, स्केच में क्या होता है कि कुछ हल्की फुल्की रेखाएं चलाते हैं और उन रेखाओं से वो किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य को चित्रित करते हैं। तो इसी तरीके से साहित्य में इसको रेखा चित्र कहेंगे। इसमें कम से कम शब्दों में कलात्मक ढंग से किसी व्यक्ति, वस्तु या दृश्य का अंकन किया जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं रेखा चित्र। अब हम बात करेंगे प्रश्नोत्तर की। तो आज की इस वर्कशीट में कुछ आसान से प्रश्न दिए गए, चलिए उनको हल करते हैं। तो यहाँ पे पहला हमारा प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त पाठ किस विधा की रचना है। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए। पहला ये कहानी, दूसरा ये निबंध है, तीसरा ये रेखा चित्र है, चौथा ये संस्मरण है। तो यहाँ पे आपका सही विकल्प रहेगा ये रेखा चित्र है, यानी कि ग आपका सही विकल्प रहेगा। दूसरा प्रश्न दिया गया, मंझोला शब्द का क्या अर्थ है। पहला विकल्प है बोना, दूसरा है छोटा, तीसरा है बड़ा, चौथा विकल्प है न बहुत बड़ा न बहुत छोटा। तो घ आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद तीसरा प्रश्न दिया है, बाल गोविंद भक्त किस कारण से साधु कहलाते थे। पहला है आचरणगत शुद्धता के कारण, उसका आचरण व्यवहार बहुत शुद्ध था। दूसरा सच्चा साधक होने के कारण वो ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे, कबीरदास जी को वो साहब मानते थे। तीसरा है उपरोक्त दोनों, और चौथा विकल्प है कोई नहीं। तो इसमें सही विकल्प जो रहेगा वो रहेगा ग, उपरोक्त दोनों। यानी कि उनकी आचरणगत शुद्धता भी थी और सच्चा साधक होने के कारण उनको साधु कहा जाता है। तो ग आपका सही विकल्प रहेगा। उसके बाद चौथा प्रश्न दिया गया, बाल गोविंद भक्त किसे साहब मानते थे। तो पहला विकल्प है आपका क, कबीरदास जी को, दूसरा रामानंद जी को, तीसरा रैदास को और चौथा खुद को। तो इसमें सही विकल्प रहेगा क, कबीरदास जी को वो साहब मानते थे। उसके बाद पांचवा प्रश्न दिया गया, बाल गोविंद भक्त किन परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे। तो पहला विकल्प दिया गया आपका क, कबीर की, दूसरा साधु की, तीसरा गृहस्थ की और चौथा मानव की। तो इसमें ख विकल्प आपका सही रहेगा, वो साधु की परिभाषाओं पर खरे उतरने वाले थे। तो एक बार फिर से देख लीजिए पहले 5 प्रश्नों के उत्तर क्या रहेंगे। पहला जो प्रश्न है उसका उत्तर रहेगा ग, रेखा चित्र। दूसरे का घ रहेगा न बहुत बड़ा न बहुत छोटा, और तीसरा उसका उपरोक्त दोनों रहेंगे, यानी कि आचरणगत शुद्धता और सच्चा साधक होने के कारण उनको साधु कहा जाता है।
चौथे का सही विकल्प आपका रहेगा क, कबीरदास जी को। और पांचवा है, उसका सही विकल्प आपका ख रहेगा, वो साधु की सभी परिभाषाओं पर खरे उतरते थे। उसके बाद छठा हमारा प्रश्न है, उसको भी देखते हैं। छठा प्रश्न दिया गया, बाल गोविंद भक्त का व्यवहार कैसा था। तो इसमें पहला विकल्प दिया गया दो टूक बात करना, दूसरा विकल्प है झूठ नहीं बोलना और खरा व्यवहार करना, तीसरा विकल्प है खामखा किसी से झगड़ा मोल नहीं लेना, और चौथा उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका घ विकल्प सही रहेगा, उपरोक्त सभी। तो ये थी आपकी वर्कशीट। इसके साथ साथ एक और टास्क दिया गया कि उपरोक्त गद्यांश से इन प्रश्नों के अतिरिक्त 10 प्रश्नों का निर्माण भी करना है। आपको 10 प्रश्न लिखने हैं जो इस गद्यांश में से बन सकते हैं। तो हमने इस चैप्टर को ऑलरेडी एमसीक्यूज हैं जो आपके प्रश्न बनते हैं, उनको हमने डिस्कस किया। तो वहाँ पर हमने इसी चैप्टर के काफ़ी सारे एमसीक्यूज डिस्कस किए। तो वहाँ से आप 10 प्रश्न ले करके लिख सकते हो। और अगर आपने बाल गोविंद भक्त के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को नहीं देखा है तो आपको ये मिलेंगे प्लेलिस्ट में। क्लास 10th हिंदी इंग्लिश एमसीक्यूज एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई, तो वहाँ से आप इनको देख सकते हो, पढ़ सकते हो और समझ सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।